अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जेंडर्स से थोड़ा बियॉन्ड जाना होगा, है ना। जब हम जेंडर्स की बात करते हैं हम कहते हैं एक स्त्री है एक पुरुष है, पर हमारा सृष्टि स्त्री पुरुष से नहीं बना है। नेगेटिव लोगों से बहुत कई बार ऐसे जुड़ना हो जाता है, तो कैसे पता चले कि ये पर्सन नेगेटिव है? कि हस्बैंड वाइफ की अगर नहीं बन रही है तो वो किसी पास्ट लाइफ में 2 देशों के राजा रह चुके हैं। अच्छा, हस्बैंड भी और वाइफ भी अलग अलग। वो भी राजा वो भी राजा। घर में कोई व्यक्ति काम करने आया है, मेरी काम वाली लेट से काम करती है, उसको 5 दिन डिले करके जब तक वो मांग मांग के थक नहीं जाती तब तक पैसे नहीं देना, है ना। जब हम ऐसी ऊर्जा से जाते हैं तो आप जो आपके पास है उस लक्ष्मी का आप आदर नहीं कर रहे। व्रत क्या करता है, जो मेरी शक्ति होती है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। व्रत और उपवास में भी अंतर होता है। उपवास होता है सिर्फ फिजिकली, व्रत फिजिकली नहीं मेंटली भी होता है। नमस्कार दोस्तों, सब धर्म क्या सिखाते हैं? सद्भावना और प्रेम। पर हम लोगों ने क्या है, अपनी लाइफ को जटिल बना रखा है, क्योंकि हमने इतने भावों को, इमोशंस को पाल रखा है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति मतलब गलत कर देना, या फिर कुछ भी मतलब घृणा करना, ये सब पाल रखा है। तो इससे लाइफ जटिल होती जा रही है। और आज हमारे बीच में हितेश वशिष्ठ हैं, जो कि बताएंगे कि जिंदगी को, वर्तमान जिंदगी को कैसे बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। उनसे समझेंगे ये सब। नमस्कार हितेश जी। नमस्ते। वेलकम टू माय शो। थैंक यू प्रिया जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कुछ। जी, मेरा नाम हितेश वशिष्ठ है और मैं एक बॉडी माइंड एनर्जी कनेक्शन कोच हूँ। I've been trained into many healing modalities like past life regression, inner child work, ancestral healing, breath work. Okay. And I'm also an author of a bestseller book, which is Sundaram Speaks, Conversations to Awaken Your Soul's Wisdom. ओके, मैंने किताब पढ़ी है थोड़ी बहुत और बहुत अच्छी है किताब। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये किताब जरूर से पढ़ें। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है। पुराने ज़माने में एक प्रोवर्ब था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा माया घर में माया, तीसरा सुलक्षणी नारी, चौथा आज्ञाकारी पुत्र, 5वां आपका जल निकट वासा या अपना खुद का वासा, और छठा जैसे राज में पासा मतलब वर्चस्व, एंड सो ऑन। तो बहुत है, पर ये सब चीज़ क्या इस लाइफ में रेलेवेंट है? तो देखिए, हमारी लाइफ प्रिया जी बहुत एक बिग सर्कल है। इस बिग सर्कल के बहुत सारे सेक्शंस हैं, है ना। और ये सेक्शंस क्या हैं, जैसे एक सेक्शन है मेरी हेल्थ का। अगर मेरा शरीर, मेरी देह अच्छी होगी, मैं फिजिकली मेंटली अच्छा होऊंगा, तो मैं लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट करूंगा। ऐसे ही हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, मनी है, मेरा सेल्फ पर्पस है ना। ये सारे मेरे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। पर अगर आप हम सब की लाइफ को कहीं ना कहीं देखें, हम किसी एस्पेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी एस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होते हैं। आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ऐसे ही चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके पास ब्लड प्रेशर भी है या डायबिटीज़ है कि नहीं। तो या अगर किसी के पास करियर है तो उसे मोनोटनी फील होती है, लगता है कि 9 to 5 जॉब है या मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बोर है ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कम पाते हैं। पर इसका भी एक रीज़न है। देखिए, अगर हम जीवन के एक पाई की तरफ भागेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैसा पाने की तरफ भागेंगे, तो आप दूसरी तरफ अपने आप को इम्बैलेंस पाएंगे, है ना। हमारी हेल्थ पे उसका इफेक्ट आएगा। तो अनकॉन्शियस जब हम होते हैं, जिसे हम कहते हैं अचेत, अचेत तरीके से जब हम लाइफ जीते हैं तो लाइफ हमें ये भेड़ चाल ही लगती है कि हम एक को पाएं, दूसरे की तरफ दौड़े, उसको छूट गया तो तीसरे को ढूंढे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे। पर जब हम कॉन्शियस होना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, तब हम वास्तव में इस पूरे सर्कल के सेंटर में आना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, खुद को पाना शुरू करते हैं, खुद के प्रति ये जो प्रश्न है, मैं कौन हूं, इसका उत्तर अपने अंदर खोजने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारी लाइफ के इन सारे सर्कल्स में चेंज आना शुरू होता है। जैसे अगर मैं इन सब
एरियाज में भागूं तो क्या होगा, मैं ज़्यादा लाइफ एक्सटर्नली जीऊँगा, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जीऊँगा। यानी कि आज मुझे अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे को अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो मेरा मूड ख़राब है। पर आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेरा मूड ख़राब है, आज मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है तो मेरा मूड बहुत बढ़िया है, आज मैं 2 चीज़ें एक्स्ट्रा खा लूँगा। पर लाइफ का सेंटर ये चीज़ें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। पर ये प्राइमरी गोल नहीं है। प्राइमरी गोल क्या है? खुद को पाना। जब हम खुद को पाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा हमारे इन लाइफ के सब क्षेत्रों में आना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब ने ऋषियों के बारे में सुना है, आपने राजाओं के बारे में सुना है, तो आपने राजा जनक के बारे में भी सुना होगा। बिल्कुल। राजा जनक कौन है? सीता मैया के फादर है। पर उनको सब राज ऋषि कहते थे। राज ऋषि का मतलब जो राजा भी है, जो ऋषि भी है, जिसके पास धन भी है, जिसके पास आत्मिक धन भी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे से जी रहा है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अपना बेस्ट दे रहा है। तो हम सब में वो सामर्थ्य है वो राज ऋषि बनने का, और वो तभी होता है जब हम अपने आप को अंदर से जाने। हमारे उपनिषदों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो राजा जनक के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस है। जैसे आपने अष्टावक्र गीता सुना होगा। अष्टावक्र गीता में क्या है, राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, किस तरह की वो कॉन्वर्सेशन है? आपकी सबसे पहले सोल विजडम, कि आपका सोल क्या है, आप क्या हो, आत्मा तत्व की बात हो रही है। और उसके बाद कैसे ये तत्व धीरे धीरे हमारे जीवन में रस बन के टपकता है और कैसे कैसे हमारे जीवन को फूलाता है, उसके बारे में बात होती है। तो मतलब आप पहले अपने आप को समझ लें तो ये आपको सब चीजें रेलेवेंट लगेंगी फिर। जी, और रेलेवेंट इसका मतलब ये कि जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तब आप अपने रियल पर्पस की तरफ हो जाते हैं, और ये चीजें फिर आपको चेस करती हैं रादर देन आप इनको चेस करते हैं। बिल्कुल। अगर ये जो संसार है ये सब माया जाल है, ये इल्यूजन है, भ्रम है, जैसे मैट्रिक्स पिक्चर में, तो फिर ये हम इस जिंदगी के, इस संसार के चक्र के जमेलों में क्यों पड़ते हैं, क्यों मतलब इसमें चले जा रहे हैं? तो प्रिया जी, आप सोचिए, आपको अपने आप को देखना है, आप कैसे देखोगे? मैं मतलब नॉर्मली तो जब आई तो मतलब एक्सटर्नली, अब जब जैसे धीरे उम्र बढ़ी तो मैं अपने आप को मतलब समझने लगी हूँ। जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपना चेहरा देखना है, अभी आपको अपना चेहरा देखना हो तो कैसे देखोगे? कि मैं मतलब ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। हाँ, कैसे देखोगे? कैसे पता चलेगा कि आप ठीक लग रहे हो? मिरर में देखूंगी कि भाई हाँ ठीक है, मिरर में, या किसी से पूछूंगी कि भाई सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। यानी कि मिरर में देखोगे। हाँ। तो जब मिरर सामने होगा तभी आप अपने आप को देख सकते हो। यानी कि कोई प्रतिबिंब, कोई रिफ्लेक्शन चाहिए। मैं पानी में देखूं, मिरर में देखूं, किसी से पूछूं, तभी मुझे अपने बारे में पता चलेगा कि मेरे बाल ठीक है या मैं कैसा लग रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से माया क्या है? हमारी उस परम सत्ता की जो इटर्नल ट्रुथ है, उसका मिरर है। अच्छा। अगर वो नहीं होगा तो परम सत्ता को अपने बारे में भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो माया डिफरेंट नहीं है। माया मैं कहूँगी हम सबको दबा के रखती है, ऐसा नहीं है। माया एक तरीका है हमें खुद को जानने का। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग जीवन में इतना कुछ अचीव करते हैं, अचीव करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उनको सब वो खाली लगने लग जाता है। जो अचीव किया उसका एक मोटिव या मीनिंग नहीं लगता है उनको लाइफ में। तो फिर क्या होता है? फिर उनकी सही खोज शुरू होती है। आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है ना। हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, फिर हमें समझ आता है कि इसका कोई पर्पस नहीं है, मुझे कुछ और जानना है। तो माया हमें ये चीज ट्रिगर करने में हेल्प करती है कि तुम्हारा पर्पस कुछ और है, ये नहीं है। तो अगर माया नहीं होगी तब फिर हम खुद को भी जान नहीं पाएंगे। जैसे मैं पानी तभी पीऊंगा जब मेरे में प्यास होगी। मैं पानी क्यों ढूंढूंगा जब मेरे में प्यास ही नहीं? तो उस परम सत्ता ने भी अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपना मल्टीपल वर्जन बनाने के लिए माया को क्रिएट किया। क्योंकि जब वो क्रिएट होगी
तभी वो अपने आप को भी बहुत सारे मल्टीफेसेट्स में एक्सपीरियंस कर पाए। तो ये एक अगेंस्ट नहीं जाता है, माया हमारे अगेंस्ट नहीं है। अगर हम इसे अगेंस्ट देखें तो वो हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि वो आपको भ्रम में डालेगी, जाल में रखेगी। पर जैसे ही हम इसे अपनी तरफ खींच के एज अ फ्रेंडली नेचर से इसको समझने का कोशिश करेंगे, तब हमें समझ आएगा कि माया भी इसका कुछ रूप नहीं है, पर ये एक्सटेंशन है। जैसे प्रतिबिंब में जो दिख रहा है वो झूठ है, इसीलिए माया भी इल्यूजन है। पर माया के बिना मैं अपने आप को नहीं जान सकता। ठीक उसी प्रकार से माया के बिना उस परम सत्ता को भी अपने आप को जानने में हिम्मत मिलती है। जिंदगी को कितना सीरियस लेना चाहिए? जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि भाई वर्ड्स ऐसे बोलो कि ना मतलब वो आपके कोई कर्म नहीं बन जाएं या उस नहीं बन जाएं। पर जैसे अब चार दोस्त बैठे हैं और वो बातों बातों में ये बोल देते हैं, अरे कमीने तू क्या कर रहा था, ये तूने गलत कर दिया। तो वो वर्ड्स तो उसने बोल दिया, पर उसने वो उसको गलत मानसिकता से नहीं बोला वो वर्ड, पर उसने बोल दिया। तो क्या इसमें क्या है, वर्ड्स का क्या कनेक्शन है, लाइफ का सीरियसनेस का क्या है कि मतलब मजाक में भी कुछ बोल देते हैं तो क्या वो भी अफेक्ट करता है? देखिए प्रिया जी, लाइफ को मैं यहाँ कहूँगा कि सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लाइफ को सिंसेरली लेना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में अंतर है। जैसे सीरियसनेस क्या करती है, हम कहते हैं ना सीरियस हो जाओ, कोई मजाक की बात होती है हम कहते हैं सीरियस हो जाओ, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, अपने इमोशंस को पीछे दबा दो। पर सिंसेरिटी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लाइफ को अगर आप बहुत सीरियसली लेंगे ना, तो आप हर चीज़ का मीनिंग ढूंढते रहेंगे। आओ आज मेरे साथ ये क्यों हो गया, आज ड्राइवर ने मेरे से थोड़े ज़्यादा पैसे क्यों ले लिए, अरे मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा। सीरियसनेस हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा कर देगी, जिनका आंसर मिलता जाएगा, फिर और क्वेश्चंस पैदा होते जाएंगे, आप उस भ्रम जाल में अटके रहे। पर लाइफ में सिंसेरिटी चाहिए। सिंसेरिटी यानी कि लाइफ मुझे जहां लेकर जा रही है, मैं अपने आप को पूरी तरह से वहां प्रेजेंट करूंगा। जैसे आपने मुझे बुलाया, मैं यहां प्रेजेंट हुआ, मेरा जॉब इतना ही है कि मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपके साथ प्रेजेंट रहूं इस मोमेंट पे। ये हमारी सिंसेरिटी को डिफाइन करता है। तो ये क्या मजाक में कुछ भी बोला हुआ मतलब ये नहीं होता कि हमारे कर्म बन रहे हैं उससे? तो देखिए किस इंटेंशन से बोला जाता है वो मैटर करता है। जैसे हम अनकॉन्शियस होते हैं तो यहाँ बात ही नहीं है, आप जो मर्जी बोलो तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर जैसे जैसे हम कॉन्शियस होने लगते हैं तो ये शब्दों का जो हमारे ऊपर जो जैसे हम यूज करते हैं, इनको भी हम कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे मास्टर्स, टीचर्स रहे हैं जो अब्यूजिव वर्ड्स अपने शिष्यों को बोलते थे, पर उनकी इंटेंशन बिल्कुल अलग। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे रामकृष्ण परमहंस भी कभी कभी अपने शिष्यों को थोड़ा गाली दे देते थे, पर वो बहुत प्यार से देते थे। अच्छा। और उनका इंटेंशन बिल्कुल अलग होता था। अच्छा। क्योंकि देखिए जब हम अगर मैं आपको बताऊं, ये प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस में से हर चीज निकली है ना। प्योर कॉन्शियसनेस में से ये गाली भी निकली है, ना गाली भी निकली है। तो जब आप उस प्योर कॉन्शियसनेस में अपने आप को वननेस जोन में चले जाते हो, तब आपको ये शब्दों का कोई मैटर नहीं करता है ना। ब्लैक कलर हो, वाइट कलर हो, उनके लिए वो सेमनेस होती है। तो जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे उस स्थिति में रहते हैं, मेजरली ज़ेन मास्टर्स जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा। जब आपको वो कुछ सिखाते हैं, जैसे ध्यान सिखाएंगे, आपकी गर्दन अगर थोड़ी सी भी नीचे गिरी तो पीछे छड़ी लगाएंगे, है ना, आपको छड़ी से पीटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो हार्ड है, पर उनका जो इंटेंट है आपके लिए वो बहुत डिफरेंट होता है। जब हम उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो वो फिर हम उस स्पेस से जीते हैं। इन सिमिलर टू जैसे कि अगर मैं गोल्ड नेकलेस की बात करूं और कान के जो हम झुमके पहनते हैं, है तो गोल्ड ही, है तो गोल्ड ही। तो इसीलिए उनके लिए उनका होना ही एक प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़े हो। आपने ना अर्ध नारेश्वर की बात करते हैं कि भाई स्त्री पुरुष अर्ध नारेश्वर का रूप है। तो जैसे अभी तो खैर आने वाला है करवा चौथ, वो वैसे भी कई व्रत आते हैं, तो जी मतलब लेडीज़ है ना व्रत रखती हैं अपने हस्बैंड के लॉन्ग लाइफ के लिए।
जब दोनों अर्धनारीश्वर है तो क्यों एक जना ही व्रत रखे? क्यों नहीं है कभी हस्बैंड भी तो रखे ना, कि वाइफ के लिए भी व्रत रखे? इस पे आप क्या कहेंगे? तो देखिए, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जेंडर्स से थोड़ा बियॉन्ड जाना होगा, है ना। जब हम जेंडर्स की बात करते हैं हम कहते हैं एक स्त्री है एक पुरुष है, पर हमारा सृष्टि स्त्री पुरुष से नहीं बना है। हमारा सृष्टि पुरुष और प्रकृति से बना, ये एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन। पर मतलब प्रकृति एनर्जी तो फेमिनिन ही हुई ना, फिर भी तो मतलब पुरुष इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर पुरुष तत्व नहीं है। अच्छा, जैसे अगर हम जेंडर से बात करेंगे, मैं पुरुष, आप स्त्री तत्व में हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर पुरुष तत्व नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे अंदर स्त्री तत्व नहीं है। अर्धनारीश्वर क्या बताता है कि हम सब ही उस स्त्री और हम सब ही शिव और शक्ति का सम्मलन से बने हैं, पुरुष और प्रकृति के सम्मलन से बने हैं। अच्छा। हम सब में ही दोनों वो वास करते हैं। अच्छा, मैं जैसे मैं हूँ तो मेरे में मतलब अर्धनारीश्वर मतलब मैं आधी उसका रूप हूँ, आधा प्रकृति का रूप यस यस। अब क्या है आपके अंदर? शिव तत्व क्या है? शिव तत्व है जो हमेशा स्टिल रहता है, जो कभी भी बदलेगा नहीं, जो था, जो है, जो रहेगा। जिसको 2000 साल पहले किसी ने पढ़ा हो वो सेम था, आज उसे कोई पढ़ रहा वो सेम है, उसे कल कोई 5000 साल के बाद कोई पढ़ेगा तब भी वो सेम होएगा। शिव तत्व क्या है? सेम है, अनचेंजेबल है, और वो क्या है? हमारे अंदर है। और बेसिकली अगर मुझे इसको नेम देना हो, हम अपने आत्मा तत्व को शिव तत्व कहते हैं, अवेयरनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को हम शिव तत्व कहते हैं। अब शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? जो शिव को चलाती है, क्योंकि शिव, जैसे शिव, श ई व, शिव, अगर मैं शिव में से ई निकाल दूं तो क्या बन गया? शव। शव, यानी कि शिव भी डेड है। डेड। अगर शिव के साथ शक्ति होगी तभी शिव का भी इंपॉर्टेंस है। दोनों का एक दूसरे के साथ ही इंपॉर्टेंस है, उसके बिना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जैसे हम कश्मीर शैविज्म में इसको चित्त और चिति कहते हैं। अच्छा। दोनों इकट्ठे चलते हैं, है ना। वैसे ही कॉन्शियसनेस और एनर्जी दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं चलते हैं। तो जब आप अपने अंदर की बात करते हैं, आपके अंदर का शिव तत्व क्या है? जो अनचेंजेबल है। आपके अंदर का शक्ति तत्व क्या है? जो घूम रहा है, जो एनर्जी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से हो रही है? मेरे शक्ति तत्व से हो रही है। मेरे अंदर की जो शक्ति है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं हाथ इधर लेकर जा रहा हूँ, वो शक्ति इस्तेमाल हो रही है। आप भी जब सुन रही हैं उस शक्ति से सुन रही हैं। और आपके अंदर एक स्टिल तत्व बैठा हुआ है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं। हमारे अंदर एक स्टिलनेस एक्सपीरियंस होती है। तो ये दोनों ही इकट्ठे चलते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मतलब हम अर्धनारीश्वर को समझे ही नहीं। हाँ, और आपने बहुत अब समझाया कि एक ही व्यक्ति में दोनों रूप होते हैं। दोनों रूप जैसे शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में बैठती है। तो मतलब ये तो फिर एक मतलब एक ये बात हो गई कि मतलब ये हमने बिना ज्ञान की बात कर दी कि भाई उसने व्रत रखा, उसने नहीं व्रत रखा, तो ये ऐसे करके। देखो, इसको भी एक मिस्टिकल तरीके से आपको समझना होगा। जैसे व्रत क्या करता है? व्रत किसी और के लिए चलो हम उसके बाद में बात करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, व्रत हमारे अंदर क्या करता है? व्रत क्या करता है? जो मेरी शक्ति होती है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। जैसे क्या होता है, अगर मैंने आज खाना नहीं खाया, है ना, हालांकि अगर मैं रोज खाना खाता हूं तो क्या करता है, मेरी शक्ति उस चीज के अंदर एंगेज रहती है, उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में। फिर मैं और खाना खाता हूं तो क्या होता है, शक्ति कॉन्स्टेंटली उसी के अंदर ही बिजी है, उसके पास और काम करने का कोई टाइम ही नहीं है। सिर्फ वो जो भी अपने अंदर काम कर पाती है, जैसे हीलिंग क्रिएट होती है हमारे अंदर जब हमारा खाना पेट में नहीं होता है ना। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है कि हमारे शरीर को, बॉडी को, सेलुलर सिस्टम्स को, टिश्यूज को हमारे रिवाइटलाइज करता है, क्योंकि खाना अब नहीं है तो शक्ति कुछ और काम कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप कुछ करने वाले थे, फॉर एग्जांपल आप कुछ अपने लिए काम करने वाले थे और कोई बाहर से अनअनाउंस्ड गेस्ट आ गया, तो आप क्या करेंगे? मतलब एक बार तो
टू बी वेरी फ्रैंक घबराऊंगी मैं। हाँ, घबरा कि भैया अनाउंस्ड आ गए तो। अनअनाउंस्ड आ गया, और फिर आप अपना काम छोड़ेंगे, उसको अटेंड करें, हाँ, बिल्कुल। है ना। सेम वे अगर हमारे अंदर खाना आता जाएगा तो शक्ति कुछ और अपना जो काम उसे करना है वो छोड़ के वो उसी को ही डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी, है ना। हमारे खाना तो चलो एक बात है फिजिकल लेवल पे, पर हमारे मेंटल लेवल पे कितने सारे थॉट्स आते हैं। जब कॉन्स्टेंटली शक्ति उनके साथ बिजी रहेगी तब भी वो ड्रेन होती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं ना, मैं टायर्ड हो गया आज, है ना। फिर इमोशनली भी अगर हमारे अंदर वैरायटी ऑफ इमोशंस आते जाते हैं तो शक्ति उनके अंदर भी बिजी रहेगी। उसको खाली टाइम कब मिलेगा ऊपर चढ़ने का और शिव से मिलने का, क्योंकि उसका इंटेंट तो शिव के पास जाने का है ना। वो मूलाधार चक्र में बैठी है हमारे, उसको पहुंचना है यहाँ उसकी शादी होगी शिव से। तो कैसे होगा, जब वो थोड़ा सा व्रत रखेगी, थोड़ा फ्री रहेगी। व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत और उपवास में भी अंतर होता है। उपवास होता है सिर्फ फिजिकली, व्रत फिजिकली नहीं मेंटली भी होता है। जब हम कहते हैं चलो मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, मौन करते हैं हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने थॉट्स को भी थोड़ा आराम देते हैं, उनसे इंगेज होना बंद करते हैं, अपने खाने को तो थोड़ा सा रोकते ही रोकते हैं ना। तो व्रत क्या करता है, हमारी एनर्जी को उस दिशा में लेकर जाता है जहां हमें जाना चाहिए। तो जब करवा चौथ पे बहुत ही, मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छा समझाया है व्रत के बारे में। तो जब करवा चौथ पे आप व्रत रखते हैं, आप अपने अंदर की शक्ति को अपने अंदर के शिव से जोड़ते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में, मैं अगर एंशिएंट टेक्स्ट, चलो ये बाद में बनी है ये चीजें, ये हमारी व्रत कथाएं बनी हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, पर किसी भी ऐसे बहुत एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा गया कि पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए, या बेटा कर सकता है बेटी कर सकती है, ऐसा कहीं नहीं। ये हम सबका अपना ही बनाया ये बाद में मॉडिफिकेशंस बिल्कुल है ना। तो ये मॉडिफिकेशंस, तो जब आप किसी के लिए व्रत रखते हैं अच्छी बात है, पर वो भी आपके लिए रख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल। तो इंटेंट को समझे तो हमारा सब काम। तो इस बार मैं चाहूंगी कि दोनों जने व्रत रखें ताकि दोनों की शक्ति का अच्छा उपयोग हो। बिल्कुल। नेगेटिव लोग बहुत कई बार, मतलब अब तो ये क्या संसार में रहते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता ही है, नेगेटिव लोगों से बहुत कई बार ऐसे जुड़ना हो जाता है। तो कैसे पता चले कि ये पर्सन नेगेटिव है कि तो देखिए, अगर हमें एक अपना बेटर वर्जन बनना है और उस इटर्नल ट्रुथ को या शिव तत्व के पास जाना है, तो हमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को इक्वल लेना होगा। ओके। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं, है ना। हम बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, हम शिव पुराण में जैसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं, और सीरियल्स में आप ये भी देखते हो कि भगवान शिव के बहुत सारे गण हैं। गण यानी कि उनके भूत पिशाच ये सब। तो अगर भूत पिशाच क्या है, नेगेटिव है ना, तो अगर वो नेगेटिव है तो वो शिव के पास क्यों है? मतलब किसी ना नेगेटिव या पॉजिटिव तो किसी किसी रूप में आते हैं, तो आपको कुछ ज्ञान ही देने आते हैं, कुछ आपको चेंज करने आते हैं, अच्छा बदलाव लाने ही आते हैं। तो देखिए, शिव तत्व क्या है यहाँ पे, सेमनेस का, वननेस का प्रतीक है। हम ज्यादातर शिव भगवान को कैसे देखते हैं, मेडिटेशन में। कुछ भी उनका, सारी जो स्ट्रगल करती हैं कौन करती है, माँ करती, शक्ति पार्वती करती है, वो सब सारे काम माता कर रही है। पर उनके लिए भूत पिशाच यक्ष गण और जो बाकी सब है वो सब उनके लिए बराबर है। तो ऐसे ही जब हम अपने परम सत्ता को जानने लगते हैं तब हमें ये भी समझ आता है कि ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी डुअल है, डुअलिटी है। ये तो हमारे सृष्टि का एक रंग है, जहाँ रात है वहां दिन भी है, जहाँ खुशी है वहां दुख भी है। खुशी से ज्यादा अटैच नहीं होना, दुख को ज्यादा पीछे नहीं धकेलना, क्योंकि जब हम इसको ज्यादा पीछे धकेलेंगे वो हमारी तरफ ज्यादा आएगा। तो मतलब अपने आप को इतना उठा लो कि आपको कोई नेगेटिव भी आता है तो इतना फर्क नहीं पड़े, पॉजिटिव तो आता है तो कह रहे अच्छा। और वो कैसे होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे जाने। क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति जो होता है ना, 3 गुणों से बना होता है, सत्व रजस तमस। ये हर जगह पे होती हैं ये चीजें। ऐसे मैं कहूँ कि एक जगह पे सिर्फ सत्व है, नहीं है। सत्व रजस तमस सब इकट्ठे चलते हैं। सत्व क्या होता है, हमारा एक
इवॉल्व वर्जन, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्जन कह सकते हैं, जो साइलेंस का प्रतीक है। रजस क्या होता है? बड़ा एंथुजियाज्म होता है ना, जब हम बहुत पैशनेटली एक्साइटेडली काम करते हैं। तमस क्या होता है? जो नेगेटिविटी, लथार्जी, लेजीनेस का प्रतीक होता है। हर चीज में ये तीनों चीजें होती हैं। तो हमारे बहुत सारे गॉड्स भी हैं, जैसे बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं जिनका सत्व रूप भी है तो उनका तमस रूप भी है ना? बिल्कुल है। जैसे हम माँ काली की बात करें, माँ काली, पार्वती एक तरफ है, एक तरफ माँ काली है। हमारी 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से बहुत सारे माता के रूप ऐसे हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं। जैसे छिन्नमस्ता है, माँ छिन्नमस्ता। अगर आप उनको एक ग्रॉस आइज से देखोगे आपको वो समझ ही नहीं आएगा वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। आप माँ धूमावती को देखो। तो नॉर्मली ये क्या बताती हैं देवियाँ? ये देवियाँ हमें बताती हैं कि कोई भी तत्व खराब नहीं है, क्योंकि हर तत्व उसी से ही निकला है, उस परम सत्ता से ही निकला है। आपको जानना आना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर माँ धूमावती की बात करूं, माँ धूमावती की जब भी हम पिक्चर देखते हैं तो उनको एक विधवा के रूप में दिखाया जाता है ना, एक ओल्ड विडो की तरह दिखाया जाता है, और उनके साथ एक कौवा बिठाया जाता है। तो अब अगर हम ग्रॉस लेवल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं उनकी पूजा करना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि विडो की पूजा करके कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए, है ना, क्योंकि उनको गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता है। पर ये बिल्कुल गलत है। जब आप माँ के तत्व को समझते हैं तो आप खुद सोचिए, माँ आपको ऐसी पीड़ा में डालेंगी। हाँ। हमारी माँ है, ऐसा चाहती है कुछ, तो वो तो देवी माँ है, वो क्यों समझेंगे? तो इसीलिए जब आप उनको राइट तरीके से समझते हैं, धूमावती माता क्या करती हैं, हमें फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, लक, लॉन्जेविटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का वरदान हमें उनसे मिलता है। बहुत अच्छा आप ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक्सप्रेसिव होना कितना ज़रूरी है? जैसे अगर कोई बच्चे को चाइल्ड ट्रॉमेटिक गया है, चाइल्डहुड, या कोई मदर है उसके पेट में वूम है, और या फिर हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ टू हस्बैंड में तो ये देखते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो हमारा रिलेशनशिप इधर उधर नहीं हो जाएगा ही। अरे भाई, मतलब जो है, पर कितना एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है सब चीज़ों में, चाइल्ड से लेके पेट में बच्चा होता है या फिर हस्बैंड वाइफ का। तो आप सोचिए, हम में और एक पत्थर में क्या अंतर है? पत्थर तो एक सॉलिड, मतलब वैसे अब क्या बोलूँगी, मतलब यानी कि वो ग्रॉस है, सॉलिड है, और हम क्या है, थोड़ा मूविंग है। यही एक्सप्रेशन है। अच्छा, हम में और पत्थर में क्या अंतर है? उसके अंदर एक्सप्रेशन नहीं है, मेरे अंदर एक्सप्रेशन है। तो मैं अपने हाथों को चला सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, मैं आंखों को बड़ी छोटी कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं खुश हो सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन है हमारा। तो आप खुद सोचिए, मनुष्य के लिए एक्सप्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर अगर ये बच्चे को अगर ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई ट्रॉमेटिक सिचुएशन में था इसलिए इसको ऐसे अब फेस कर रहा है या ऐसे उसको हो रहा है, तो वो बच्चा क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाया? देखिए, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां आती हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, भले ही वो बचपन में आए, भले ही मुझे अभी आए, है ना, जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स आती हैं, वो हमें हमारे एक्सप्रेशन से दूर लेकर जाने के लिए नहीं आती, है ना। जैसे शुरुआत में क्या होता है, जैसे जब हम बच्चे होते हैं, जैसे शुरुआत से पहले की भी, अगर मैं बचपन से पहले की भी बात करूं, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, हम एक लेसन लेकर आते हैं, एक थीम लेकर आते हैं अपनी लाइफ का, है ना। जैसे हर पिक्चर की एक थीम होती है ना। आज आप कोई पिक्चर देखेंगे, उसका एक थीम है, है ना। हमने काल की मूवी देखी, उसका एक थीम है विनिंग ओवर, जो हमारा जो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है उसके ऊपर अच्छी सिचुएशन बनाना, यानी कि विनिंग ओवर समथिंग विच इज नॉट गुड, नॉट सो गुड। तो एक सत्य की विजय होना, ये एक थीम है। और उसको कौन चला रहा है? एक हीरो चला रहा है, और वो भी तब होगा जब वो अपने अंदर के सत्य को जानेगा, है ना। तो सेम वे हम भी अपनी लाइफ के हीरोज हैं। आप अपनी लाइफ का एक लेसन लिख के आएंगे, मैं अपनी लाइफ का एक लेसन लिख कर आया हूँ। तो लेसन ट्रिगर कैसे होता है, लेसन शुरू कैसे होता है? हमारे बचपन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बचपन, मेरा एक लाइफ का थीम है कि मुझे कंपैशन सीखना है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसी चीज़ें करी
जिसमें मैं कंपैशनेट नहीं था, लोगों को बहुत निर्दयी तरीके से मैंने तंग किया, निर्मम रहा मैं। अब मुझे उनको उस चीज़ को रिजॉल्व करना है, इम्प्रोवाइज करना है। तो इस लाइफ टाइम में मैंने लेसन क्या बनाया, कंपैशन, कि मुझे करुणा सीखनी है, दूसरों के प्रति प्रेम जगाना है। तो होगा क्या, बचपन में मैं ऐसी इंसिडेंट्स अपने प्रति क्रिएट करूंगा कि मेरे को खुद को ही नॉन कंपैशन फील कराया जाएगा। अच्छा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे माता पिता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे जन्म देने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, या हैं बट दे आर नॉट इमोशनली एंड अवेलेबल फॉर मी, है ना। जो मेरी बचपन की ज़रूरतें होंगी उसको वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे की एक ज़रूरत है टू बी वांटेड, है ना। उसकी एक ज़रूरत है कि मुझे लाया गया है बिकॉज मेरी ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मेरे अंदर क्या है, मेरे को एक्सपीरियंस करवाया जाएगा कि कोई मेरे प्रति प्यार नहीं करता। तो यानी कि मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है ना नॉन कंपैशन, कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता। अब मेरे अंदर ये सीड बढ़ने लगेगा। फिर आगे जाके क्या होगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी को क्यों प्यार करूं, मेरे को किसी ने दिया जो मैं किसी को दूं, अब तू भी भुगत। तो आगे जाके मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रबल दूंगा, मैं अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जाऊंगा, वहां पे ट्रबल दूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है नॉन कंपैशन की, चलते 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 आगे तक पहुंच जाएगी। फिर एक समय आएगा जब मेरे ऊपर थोड़ी सी घंटी बजेगी, और वो घंटी क्या कहेगी कि इस तरह से काम करने से ना मेरी सफरिंग और मिजरी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने प्रति कंपैशन जगाना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप मेडिटेट करना सीखेंगे, आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, एकाग्रचित होंगे, अपनी क्लेंजिंग करेंगे, अपने अंदर की मेमोरीज, जो ट्रॉमा आपने स्टोर किया उसको रिलीज करेंगे। जब खुद के प्रति कंपैशन जाग जाएगा तो जिस प्रति व्यक्ति के प्रति मुझे नॉन कंपैशन था उसके प्रति भी कंपैशन जाग जाएगा। तो एक्सप्रेशन, हम सब कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से दूर जाते हैं। हम सबको सिखाया जाता है ये बचपन में। अगर कोई बच्चा, कोई लड़की फॉर एग्जांपल ज्यादा खिल के हंस दे, उसको कहा जाता है नहीं, ज्यादा नहीं हंसे। लड़का कोई अगर ज्यादा हंसे कूदे, कुछ ज्यादा तूफान मचाए, हम उसे कहते हैं नहीं, नहीं करना। तो हमें एक्सप्रेशन पे बंद लगाया ही लगाया जाता है। इसको कहा जाता है कि हम अपनी फेमिनिटी से दूर जाते हैं, हम सबको दूर भेजा नहीं। पर फिर मतलब अगर वो उससे कह रहे हैं कि नहीं कर, तो वो ये भी तो बोल सकता है मैं करूंगा या करूंगी। हाँ, करूंगा करूंगी, वो तो एक चॉइस है, पर उसका इफेक्ट उसके अंदर क्या हो रहा है, वो एक स्टेटमेंट बना रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, या मैं एक्सप्रेस करूं। आपने देखा होगा ना, कई तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दे विल क्राई एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, या दे विल बी एंग्री, यू जस्ट से देम, दे आर ऑलवेज filled with anger, or some of them are absolutely in a stone phase. उनको कोई भी फीलिंग एक्सपीरियंस ही नहीं होती है, नम होते हैं। उनकी वाइफ भी अगर उनको एक गुलाब का फूल दे दे, उनको कुछ होता ही नहीं पड़ता। उनको, उनकी वाइफ को भी लगता है इनको कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना आता। तो इस ट्रॉमा के कारण क्या होता है, हम इन एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या टू एक्सप्रेसिव या नॉन एक्सप्रेसिव। या कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ में ही एक व्यक्ति ही पहले टू एक्सप्रेसिव बनता है, फिर जब उसको एक्सप्रेशन का बाहर से उसको थोड़ा सा गलत फीडबैक वैलिडेशन, हाँ, गलत फीडबैक मिलता है, तो फिर वो क्या कहता है, मैं तो बोलूंगा ही, मैं तो करूंगा ही। पर दोनों में आप अपने जीवन के चक्के को नहीं चला सकते। आपको बैलेंस क्या कहता है, देखना है कि मुझे कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ एक्सप्रेस नहीं करना है, और कितनी इंटेंसिटी में करना है। इसका मतलब ये नहीं है मैं गुस्सा नहीं हो सकता, पर गुस्सा होने का समय क्या है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ, कैसे उसको प्रोसेस करता हूँ। तो इस चीज़ों को समझना हमें बैलेंस से आता है, और ये तभी होगा जब हम ये समझने के लिए अपने अंदर उतरना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मदर के मतलब पेट में बच्चा है तो वो मतलब एक्सप्रेस करे ताकि वो बच्चा अंदर घुटन महसूस नहीं करे। इसीलिए देखिए हमारे गर्भ संस्कार, हाँ, हम क्या और हस्बैंड वाइफ भी खुल के वार्तालाप करें, जैसे वो सारा इफेक्ट हम बच्चे पे डालते हैं, क्योंकि उस समय में बच्चा और माँ सेम होते हैं। ये बाउंड्री नहीं होती, यहाँ से बच्चा शुरू होगा, यहाँ से माँ शुरू होगी। जो माँ खाएगी बच्चा वही है, जो माँ सोचेगी बच्चा भी वही सोचेगी। हितेश जी, लाइफ में कई बार बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, फ्रेंडशिप में ले लो, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के ले लो, या फैमिली में ही, मतलब इतने सारे जो रिलेशंस हैं उसमें ले लो, कि या तो उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है, अपना लेनी पड़ती है, या फिर
उनको बदलने के हम सोचते हैं कि चलो अपने आप को ही बदल लो, उसको क्या मतलब चेंज करना, जो सिचुएशन है वैसे ही चलती रहे। तो क्या ये समझौता नहीं है लाइफ के संग? देखिए समझौते की लाइफ क्या सही है? तो देखिए जब हम लाइफ जीते हैं, जैसे मैं यहाँ धरती पे जीवन जीने के लिए आया, अब मैं जीवन जीऊँगा, किसी परिवार में आऊँगा, मेरे को एक माता पिता ने जन्म दिया, आपको भी एक माता पिता ने जन्म दिया। तो जब हम जीवन जीने के लिए आते हैं ना, कभी भी अकेले नहीं होते, हमारे साथ परिवार या फ्रेंड्स या कोई भी रिश्तेदार, हम उन्हीं के साथ ही होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें एक दूसरे के साथ एक कंपैशनेट, एक समभाव से रहना पड़ता है, समझौते में रहना पड़ता है। पर समझौते में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ्रेग्रेंस को ड्रॉप कर दो, यानी कि जो आप करना चाहते हो उसको ड्रॉप कर दो। जैसे बहुत बार लोग जैसे एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, हस्बैंड बहुत तंग करते हैं, वाइफ उनका सारा पेन समझ अपने ऊपर लेती रहती है, कुछ भी बोल नहीं पाती हैं और कह रही है मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर ये एक्सेप्टेंस उनको खुशी से आ रहा है, खुले दिल से आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। पर अगर बाहर से कह रही हैं कि मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया और अंदर अपने घुटते जा रही हैं, है ना, घुटती जा रही हैं, तो ये एक्सेप्टेंस किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप एक्सेप्टेंस का मतलब होता है नॉट टू जज द पर्सन, कि जो वो जैसा है वो है, उसकी प्रवृत्ति में ये चीज है, वो ये करता है, वो ये कर सकता है, पर मैं उसे कैसे देख रही हूं, मैं उसमें जजमेंट नहीं लेकर आऊं। इसका मतलब है कि वो, यानी कि वो भी डिवाइन है, जिस डिवाइन सत्ता से मैं आया हूँ वो भी उस डिवाइन सत्ता पर ऐसे कैसे, मतलब वो फिर वो तो बात तो वही रहेगी ना, आदमी तो वही का वही रहा, औरत को सहन करती रहेगी, मतलब अंदर लेती रहेगी। देखिए एक्शन मैंने नहीं बताया, एक्शन उस व्यक्ति को लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सहन करती रहे। इस व्यक्ति को जो वो सहन कर रहा है उसको पूछना चाहिए मैं इतना सहन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका भी पीछे भय लगा हुआ है कि अगर मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी सेपरेशन हो गई, मुझे कुछ कह दिया, समाज में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो अपना डर आ गया ना बाहर। तो इस व्यक्ति को भी अपने डर पे काम करना है। अच्छा। और डर पे काम करने का मतलब ये है कि अपने अंदर के फियर पे काम करना, उसे रिलीज करना और एक्सेप्ट करे व्यक्ति को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप करना चाहते हैं वो ना करें। रियल एक्सेप्टेंस ना आपके अंदर चेंज की इंकरेजमेंट लाती है, इंस्पिरेशन लाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबते रहें, इसका मतलब ये है कि आप अपने को डिफेंड कर पाएं, जो आपको पसंद है वो भी बता पाएं, जो आपको नहीं पसंद है वो भी बता पाएं। आप अपने में व्यस्त रहें, वो अपने में व्यस्त रहें। तो मतलब समझौता, यहाँ पर फिर समझौता क्या हुआ, मतलब समझौता ये है कि तुम यहाँ हो, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर तुम किसी माध्यम से, जैसे माता पिता के माध्यम से या शादी के माध्यम से मेरे जीवन में आए हो, तो तुम्हारा कोई पर्पस है। और ये पर्पस क्या था कि उस व्यक्ति के माध्यम से मैंने अपने अंदर के डर को जाना, उस पे काम किया, अपने आप को इवॉल्व करा। हम बहुत सारे पास्ट लाइफ केसेस में ये देखते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिसर्च में भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखते हैं कि जैसे अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ कि हस्बैंड वाइफ की अगर नहीं बन रही है ना, तो वो किसी पास्ट लाइफ में 2 देशों के राजा रह चुके हैं। अच्छा, हस्बैंड भी और वाइफ भी अलग अलग, वो भी राजा। और इन दोनों राज्यों के राजा ने इतनी फाइट करी, इतनी वॉर करी कि इतने रिसोर्सेज वेस्ट किए, इतने लोगों की जान गई। अब इस लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट है कि एक छत के नीचे रह के उस चीज को इवॉल्व करना है, उस चीज का रेजोल्यूशन लाना है। क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग राज्यों में थे तो रिजॉल्व नहीं कर पाए। अब थोड़ा सा एक छत के नीचे रह के उस चीज को तो मतलब रिजॉल्व हो जाता है, ये मतलब रिजॉल्व बिल्कुल होता है। अच्छा। जब आप देखिए रिजॉल्व कैसे होगा, रिजॉल्व करने का सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इन मी अट्रैक्टेड दिस पर्सन। अच्छा, कि अगर जैसे सिक्के के 2 पहलू है ना, एक पहलू तो नहीं होता, चुंबक भी चुंबक को खींचती है। अगर मैं चुंबक हूं तो मैंने इस चुंबक को क्यों खींचा, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण मैंने इसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। जब मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा ना, तो मैं बाहिर मुखी से अपने आप ही अंतर्मुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर देख रहा हूँ। और मैं देखूंगा कि
मैं अंदर अपने अंदर कैसा, उसकी सफाई करूंगा तो ये लोग बदल जाएंगे। मतलब मैं अपने आप को बदल दूंगी तो लोग अपने आप ही चारों तरफ के बदल जाएंगे। बिल्कुल। और बदलने का मतलब है रियल जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कहो कि मैं दूध ना पीऊं या मैं ये ना खाऊं, मैं वो ना खाऊं, ये बदल नहीं है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जब आप अपने रियल स्वरूप को जानना शुरू करते। पैसा पैसा बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना मतलब कोई ऐसे देखते हैं कि भाई मतलब ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़, अगर लाइफ में जीना है, जो ये संसार है, जो माया है, इसमें जीना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है। और उसके बिना बिना है ना जीवन भी अधूरा लगता है, ऐसे सबको ही लगता है, मतलब नहीं भी चाहते हुए भी मतलब ऐसे लगता है कि हाँ पैसा तो होना चाहिए था तो मैं ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता। तो क्या इसका क्या है, मतलब इसका क्या मायना है पैसे का? मतलब ज़्यादा हो तो भी, कम हो तो भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, गाड़ी जब भी गाड़ी में बैठती हूँ गाना चला देते हैं, यार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? तो वो बोलते हैं प्यार, मतलब वो जो गाना है तो वो लेडी बोलती है कि भाई मेरे को प्यार भी चाहिए, पैसे के, प्यार के संग पैसा भी चाहिए। तो मतलब आप बताइए कि क्या है मतलब ये सब जी चीज। देखिए, मनी इज अ रिसोर्स, मनी इज एन एनर्जी। अच्छा, अगर सब कुछ एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है। हमें लगता है मेरी वॉलेट में जितने पैसे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, वो पैसा है। एनर्जी पैसा है। आप किस ऊर्जा से, हर चीज एनर्जी है तो पैसा भी एनर्जी है। तो अगर एनर्जी है तो एनर्जी का हर स्वरूप हमारे लिए वाइटल है। जैसे अगर पैसा इंपॉर्टेंट ना होता तो लक्ष्मी माँ को नहीं बनाया गया होता है ना। एक बात मैं इधर आपको बोलना चाहूंगी कि कहीं जैसे कोई एक प्रोफेशनल कहीं जाता है और उसको कह देता है कि नहीं तेरे को ना हम इतना कम देंगे, या इतना नहीं देंगे, तो क्या वो मैंने जो एनर्जी है, मनी एनर्जी को मैनिफेस्ट अच्छी तरह से नहीं कर रहा? हाँ देखिए, इस चीज को जब आप ज्यादा नेगोशिएशन में जाते हैं तो आप लैक कॉन्शियसनेस से बात करते हैं। अच्छा, है ना। लैक कॉन्शियसनेस यानी कि मेरे पास नहीं है, हाँ। या मैं थोड़ा टॉल मटोल तो करूं, थोड़ा कम तो करूं, नेगोशिएशन से ही मेरी बात बनेगी। ज्यादा नेगोशिएट करना भी हमारी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को शो करता है। अच्छा, हम करोड़ों हो सकते हैं, पर अगर इस ऊर्जा से चलते हैं तो हम गरीब ही हैं। हाँ। तो फिर, और भिखारी जो सड़क पे बैठा हुआ है, उसकी ऊर्जा भी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस हो सकती है, क्योंकि उसके पास 2 रोटी है, उसने 1 रोटी कुत्ते को दे दी। हाँ, और उसको तो लोग देके भी चले गए ऐसे। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? हमारी बाहर की अमीरी गरीबी से हमारी अमीरी या प्रॉस्पेरिटी डिफाइन नहीं होती। हमारी अंदर की एनर्जी से कैसे मैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं मिंजी हूँ, थोड़ा सा माइजर होके चलता हूँ, हर चीज में टाल मटोल नहीं देना। घर में कोई व्यक्ति काम करने आया है, मेरी काम वाली लेट से काम करती है, उसको 5 दिन डिले करके जब तक वो मांग मांग के थक नहीं जाती तब तक पैसे नहीं देना, है ना। जब हम ऐसी ऊर्जा से जाते हैं तो आप जो आपके पास है उस लक्ष्मी का आप आदर नहीं कर रहे, तो अनादर जहां होगा लक्ष्मी क्यों आएंगे? तो मतलब ये पैसा भी एक एनर्जी है, उसको अच्छी सही संग से मैनिफेस्ट करना चाहिए। इसीलिए- अगर जैसे प्रोफेशनल कहीं जाता है एंड ही डिमांड दिस मच कि भाई मेरे को, तो मतलब उसको सही मायने में ही पैसा लेना चाहिए कि ज्यादा करना चाहिए, फिर कम करवाना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। जो आपको लगता है मेरी क्षमता है, मुझे इस क्षमता के माध्यम से मिलना चाहिए। हाँ, तो मतलब वो मैनिफेस्ट सही करेगा तो सही आएगा पैसा। बिल्कुल। और देखिए, लक्ष्मी जी को भी अपने जीवन में चलाने का, जैसे 10 महाविद्या में लक्ष्मी का स्वरूप होता है कमलात्मिका, कमला जो कमल पे बैठी है ना। हम जब दिवाली में जो पूजन करते हैं, हम एक्चुअली कमलात्मिका के एक स्वरूप है, लक्ष्मी के पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, ठीक है। अब अगर हम धन को अकेले इस्तेमाल करते हैं, बुलाते हैं धन को, धन आएगा आपके पास, पर धन की एक प्रवृत्ति होती है जिसको हम कहते हैं चंचल। जैसे लक्ष्मी माँ को हम चंचला भी कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी फोटोज देखेंगी वो खड़ी होती हैं। खड़ी होना यानी कि चलते रहे, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, चलायमान है, चलायमान है वो। पर अगर आप वास्तव में लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनकी जो सिस्टर है सरस्वती को बुलाना होता है। अच्छा, सरस्वती क्या है? विद्या की देवी।
क्योंकि जिसके पास विद्या होगी तो आप वो लक्ष्मी को अच्छे से, जिसके पास ज्ञान होगा वो लक्ष्मी को अच्छे से अपने साथ आमंत्रित कर पाएगा, उसको समझा पाएगा, उसको बना पाएगा, तो लक्ष्मी वहां उसके पास स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, अब लक्ष्मी वहां भी अकेले अकेले बोर होंगी। तो बिल्कुल। जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास ये भी दिक्कत रहेगी। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि इस बार अगर लक्ष्मी की पूजा करें तो आप सरस्वती की भी जरूर पूजा करें, क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ जरूर से लक्ष्मी आएंगी और स्थिर रहेंगी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा समझाया। इतना मतलब मैंने तो मतलब सोचा नहीं था कि मतलब इतना अच्छा समझाएंगे आप। और मैं तो नेक्स्ट भी आपसे मतलब एक और करना चाहूँगी आपसे पॉडकास्ट। बिल्कुल, धन्यवाद।